नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये कहावत है कि आप युद्ध तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन युद्ध रोकना आपके वश में नहीं होता है। और युद्ध के कुछ ऐसे कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनका आकलन आप शुरुआत में नहीं कर पाते हैं। और यही हो रहा है मध्य पूर्व की जंग को लेकर। ईरान के खिलाफ जो अमेरिका और इजराइल ने हमले शुरू किए थे, उसके 15 दिन बाद स्थितियां इतनी विकट हो गई हैं अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कि इसका अनुमान उन्होंने 28 तारीख को जो पहला अटैक किया था, जिसमें अयतुल्ला खामेनेई की हत्या कर दी गई थी, उस समय इसका उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। और विडंबना देखिए कि जिसको वो कमज़ोर करने के लिए ये युद्ध कर रहे थे, जिसका जो सीधा टारगेट पर नहीं था, ईरान पर हमला ज़रूर हुआ, लेकिन असली टारगेट तो चीन था। और वो चीन अब इस हमले से फ़ायदा उठाने जा रहा है। और अमेरिका का एक जो दूसरा शत्रु है, दूसरा प्रतिद्वंद्वी जो है रूस, वो भी उसको भी फ़ायदा हो रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से तितरफा हार रहे हैं। तीनों तरफ से हार मिल रही है उन्हें। एक हार तो वो है जो मध्य पूर्व में 15 दिन बाद भी ईरान को सीमित न कर पाने, उसे अपनी मुट्ठी में न कर पाने की नाकामी के रूप में सामने आ रहा है। और एक हार चीन के मामले में है, जो उसका मुख्य प्रतिद्वंदी है आर्थिक इस मामलों में। दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस तरह से चीन की तरफ झुक रही है, उससे रोकने की कोशिश जो करना चाहते थे कि हर तरफ जो एनर्जी है वो उनके कंट्रोल में आ जाए, तेल, गैस, ये सारे जो हैं उसको अमेरिका नियंत्रित करे और नियंत्रित करके चीन की जो ग्रोथ है उसको रोक दे, उसमें बाधा पैदा हो गई है। और रूस तो खैर इस पूरे युद्ध का सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाला देश है। अब अमेरिका या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने पूरी दुनिया पर दबाव बनाया था कि रूस को रूसी तेल न खरीदा जाए, जिससे उसकी जो वार मशीनरी है वो थक जाए, उसके पास पैसे ना हो, उसे चलाना मुश्किल हो जाए उसके लिए। और उसने दुनिया भर के देशों पर प्रतिबंध लगाए, भारत को भी तेल खरीदने से रोक दिया, बहुत सारे देशों को उसने रूसी तेल खरीदने से रोक दिया। रूस की कई जो तेल कंपनियां हैं उन पर उसने सैंक्शन लगा दिए। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ भी उल्टा हो रहा है। तो बात चीन से शुरू करते हैं। अभी ये खबर आ रही है कि ईरान ने ये शर्त रखी है कि जिसे भी तेल होर्मुज जल डमरू मध्य से ले जाना है, उसे तेल खरीदना होगा युआन में। यानी चीनी मुद्रा में जो भी देश तेल और गैस खरीदेगा उसको वो होर्मुज जल डमरू मध्य से जाने की इजाज़त देगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। ये इतना बड़ा स्टेप है कि आप समझिए इसका सीधा असर अमेरिका के डॉलर पर पड़ने जा रहा है। ये अमेरिकी डॉलर पर बहुत बड़ी चोट है, पेट्रो डॉलर पर चोट है। अमेरिका ने एक सिस्टम 1974 में सऊदी अरेबिया के साथ संधि करके बनाया था, जिसमें जो तेल की कीमतें हैं वो केवल और केवल डॉलर में तय होती हैं और जो डॉलर में ही लेन देन होगा तेल और गैस का। और इससे डॉलर की जो सत्ता है वो कायम हो गई थी पूरी दुनिया पर। अब ईरान क्या कर रहा है, इस सत्ता पर ही चोट कर रहा है। तो एक चोट तो वो अमेरिका के सैन्य अड्डों पर कर रहा है, जो मध्य पूर्व में है, 15-16 जो सैन्य अड्डे हैं उन पर कर रहा है, उससे अमेरिका परेशान है। और दूसरा, अब ये उसके डॉलर पर चोट कर रहा है और ये सीधा जुड़ता है डी डॉलराइजेशन से। ईरान लोगों को इनकरेज कर रहा है, देशों को इनकरेज कर रहा है कि आप युआन में खरीदो, हम आपके शिप को वहाँ से जाने देंगे। और ईरान और चीन
पहले से ही अपना कारोबार युआन में कर ही रहे थे। चीन ईरान से बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहा था और तकरीबन 2025 में उसने 25.5 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार किया था, पेमेंट किया था, और जो उसमें वो 43% इंक्रीज था ईयर ऑन ईयर पिछले साल के मुकाबले। तो लगातार इंक्रीज भी हो रहा था। तो ईरान और चीन के बीच में तो युआन के ज़रिए कारोबार हो रहा था। अब वो ख़ास तौर पर ब्रिक्स देशों को कह रहा है कि आप युआन में तेल खरीदो और हम आपको वहाँ से जाने की इजाज़त देंगे। ये रास्ता भारत के लिए भी खुलता है, लेकिन भारत की सरकार में इतना दम नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, इतना हौसला नहीं है कि वो ट्रंप के को नाराज़ करके युआन में ईरान से तेल खरीद के अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। ईरान कुछ सस्ती दरों पर भी तेल देने को, बेचने को तैयार है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अगर $100 के ऊपर प्रति बैरल तेल चला गया है तो ईरान उससे कम कीमत पर देगा, और ये पूरी जो तेल व्यापार की व्यवस्था है उस पर एक बड़ी चोट होगी। एक दो तरह के जो रेट हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल और गैस के शुरू हो जाएंगे, और जाहिर है कि जो सस्ता तेल होगा, जो सस्ता गैस देगा, और जो होर्मुज जल डमरू मध्य से जाने का लाइसेंस देगा, उसकी मांग बढ़ेगी। तो अब इसको रोकना एक चुनौती बन सकती है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। हालांकि बहुत सारे देश हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि चीन यहाँ खड़ा है, ईरान के साथ खड़ा है, और निश्चित रूप से चीन और ईरान के बीच में इस मुद्दे को लेकर कोई ना कोई सहमति बनी होगी, और तभी ईरान ने ये एक बड़ा ऑफर दिया है और बड़ी चुनौती भी दे दी है अमेरिका को, ट्रंप को, कि लो हमने एक दूसरा रास्ता खोल दिया है। यानी होर्मुज जल डमरू मध्य से सेलेक्टिव शिप बाहर आएंगे, वो शिप नहीं निकल पाएंगे जो अमेरिका के साथ हैं और जो डॉलर में व्यापार कर रहे हैं, जो युआन में व्यापार कर रहे हैं और ईरान की हरी झंडी से वहाँ से गुजर रहे हैं, उनको कुछ नहीं होगा। तो जो ईरान ने अमेरिका की गर्दन एक और हाथ से पकड़ ली है। तो एक तरफ तो वो जो पारंपरिक वार है, युद्ध है, वो लड़ रहा है अमेरिका के खिलाफ, और दूसरा उसने ये खेल शुरू कर दिया है। इस खेल का क्या इम्पैक्ट होगा ये अभी देखना होगा। इतनी जल्दी कह पाना मुश्किल है कि इस ऑफ़र को कितने देश स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर कुछ देशों ने भी हाथ बढ़ा दिया आगे, तो ये अमेरिका के लिए और ट्रंप के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात हो जाएगी। तो ट्रंप अपने एक प्रतिद्वंदी चीन से इस मोर्चे पर भी मात खाते दिख रहे हैं। ये स्पष्ट है कि ईरान अभी चीन के जो शिप हैं उनको वहाँ से जाने दे रहा है। यानी चीन के लिए वो कोई बाधाएं नहीं खड़ी कर रहा है। तो चीन को तो आपूर्ति होगी, प्रभावित होगी, थोड़ा कम होगी, उसकी भरपाई वो रूस से कर ही रहा है, लेकिन चीन ने मध्य पूर्व में अपने संबंध और अपने रास्ते खुले रखे, जबकि जो ट्रंप के समर्थक हैं, अमेरिका समर्थक देश हैं, उनके लिए परेशानी हो रही है। ईरान ने बांग्लादेश के लिए भी रास्ता खोल दिया है। हो सकता है इक्का दुक्का देशों के लिए और खोले, लेकिन अगर युआन की शर्त के साथ खोलता है तो ये एक बड़ी चोट होगी अमेरिका के डॉलर पर। और जो लगातार कहा जा रहा है कि डॉलर की सत्ता अब गड़बड़ा रही है, डॉलर का मामला अब गड़बड़ा रहा है, और डॉलर का गिरना, कमज़ोर होना ही अमेरिकी साम्राज्य का कमज़ोर होना भी माना जाएगा। उधर दूसरी तरफ रूस को लीजिए। रूस को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई है। अब वो अपना
तेल खुलकर बेच सकता है, बेच रहा है, ऑफर कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि रूसी तेल मार्केट में आए, क्योंकि अगर रूस का तेल नहीं आएगा तो जो तेल के दाम हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, जैसे अभी बढ़ रहे हैं। अगर रूसी तेल बाज़ार में आएगा तो लगाम लगेगी, और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर अमेरिका पर बन रहा है तेल और गैस की वजह से, वो थोड़ा कम होगा। तो जो ट्रंप रूसी तेल पर रोक टोक कर रहे थे, अब वही चाहते हैं रूसी तेल खरीदा जाए। और यूरोप भी इस संकट में फंस गया है। यूरोप के लिए भी चूंकि एनर्जी क्राइसिस पुरानी है और यूक्रेन युद्ध की वजह से लगातार बनी हुई थी, अब उसके सामने धर्म संकट ये है कि वो यूक्रेन का साथ निभाए या रूस से एनर्जी खरीदकर अपनी ज़रूरियात पूरी करे। तो एक धर्म संकट यूरोपीय देशों के सामने खड़ा हो गया है। फिर चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ चले हैं, तो रूस के लिए ये मौका बहुत ही मुफीद है। वो वही तेल जो भारत को 50-55 डॉलर प्रति बैरल दे रहा था, अब भारत खरीदेगा तो 90 डॉलर प्रति बैरल में बेचेगा। और भारत की मजबूरी है कि वो उस कीमत पर खरीदे, क्योंकि उसी ने डिस्काउंटेड प्राइस पर तेल खरीदने से मना किया था अमेरिकी दबाव में आकर। तो हमारे मोदी जी ट्रंप के बड़े आज्ञाकारी शिष्य हैं, अमेरिका की बात पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, इजराइल के साथ खड़े होते हैं और भारत के हितों पर चोट करवाते हैं, भारत को मुसीबतों में फंसाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी आइडियोलॉजी और उनकी आइडियोलॉजी मिलती है। दोनों मुस्लिम हेटर्स हैं, दोनों मुसलमानों से नफ़रत करते हैं और नेशनल इंटरेस्ट की उन्हें चिंता नहीं है। आपकी आइडियोलॉजी में हो सकता है मुस्लिम विरोध हो, मुसलमानों से नफ़रत हो, लेकिन आप भारत के इंटरेस्ट को पहले देखेंगे, बाद में अपनी आइडियोलॉजी को। आपने ये काम नहीं किया और इसीलिए आज भारत इस मुसीबत में फंस चुका है। बहरहाल ये एक अलग मुद्दा है। मुद्दा असल में ये है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को छेड़कर चारों तरफ से घिर गए, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और जो अचीव करना चाहते थे इस जंग से, ठीक उसका उल्टा हो रहा है। यानी अमेरिका में अगर वो ये चाह रहे थे कि इससे उनकी रेटिंग एकदम से बढ़ जाएगी, तो हो उल्टा रहा है, बल्कि उनके जो मागा सपोर्टर हैं उनमें विभाजन हो गया है। जो कार्ल टकरसन हैं, वहाँ के दक्षिणपंथी टीवी एंकर, वो खुलकर बोल रहे हैं कि ये इजराइल की वॉर है, ये अमेरिका की वॉर नहीं है। और उस लाइन पर मागा के सपोर्टर बट गए हैं, रिपब्लिकनों में बंटवारा हो गया है। तो घरेलू मोर्चे पर ट्रंप जो हासिल करना चाहते थे वो हासिल नहीं हो रहा है। ठीक है कि एप्स्टीन फाइल्स पर चर्चाएं थोड़ा कम हो गई हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से युद्ध से थोड़ा ध्यान हटेगा, वो वापस मुद्दे पर आ जाएगा। तो युद्ध से उन्हें न घरेलू स्तर पर फ़ायदा हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके अपने मित्र देश अब साथ खड़े नज़र नहीं आ रहे हैं। यूरोप के देश साथ देने को तैयार नहीं हैं और वो अकेले अपनी कैंपेन चला रहे हैं इजराइल के साथ मिलकर। और इसका असर ये हो रहा है कि मध्य पूर्व में उनके जो मित्र देश हैं, सहयोगी देश हैं, वो भी इसलिए खफा है कि अमेरिका की वजह से उन पर निशाने साधे जा रहे हैं और अमेरिका उनको ठीक से डिफेंड भी नहीं कर पा रहा है, बल्कि उनके यहाँ जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स वगैरह तैनात थे, उनको वो शिफ्ट कर रहा है इजराइल की रक्षा में, और इससे उनमें नाराज़गी है। नाराज़गी साउथ कोरिया में भी है, क्योंकि वहाँ से भी जो मिसाइल रोधी सिस्टम्स हैं, हथियार हैं, मिसाइल्स हैं, पैट्रियट, थाट, ये सब शिफ्ट किए जा रहे हैं मध्य पूर्व में। और वहाँ नॉर्थ कोरिया ने दनादन 10 मिसाइलें दाग दी हैं। उससे एक और वहाँ पर आतंक का वातावरण बन गया, असुरक्षा का वातावरण बन गया है। तो नॉर्थ कोरिया ने भी वहाँ माहौल बना दिया है, इधर ईरान माहौल बना रहा है,
और जो भी एलाइज हैं अमेरिका के, वो घबराए हुए हैं, वो चिंतित हैं कि अमेरिका उन्हें सिक्योरिटी दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो वो यहाँ भी मोर्चे पर मार खा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि रूस और चीन, जो उनके दो सबसे बड़े दुश्मन देश हैं, वो इस युद्ध से भरपूर लाभान्वित हो रहे हैं और आगे शायद और संभावना है, क्योंकि जैसे ही ये जो अमेरिका का जो रुतबा है वो जितना घट रहा है, उतना चीन का असर बढ़ रहा है। चीन एक शांति स्थापक देश की तरह सामने आ रहा है, पीस मेकर की तरह काम सामने आ रहा है, और वो पीछे बैक चैनल से इसके लिए कोशिश भी कर रहा है। ईरान के साथ तो है ही, ईरान की हर किस्म से मदद कर रहा है, रूस भी कर रहा है। तो रूस, ईरान और चीन, इन तीनों की तिकड़ी इतना ज़बरदस्त तालमेल के साथ काम कर रही है कि उसके सामने डोनाल्ड ट्रंप का वो जो सुपर पावर वाला जलवा है वो फीका पड़ रहा है। उनकी जो मिलिट्री पावर है वो उस तरह से असरदार नहीं दिख रही है। 15 दिनों बाद अमेरिका अभी भी हतप्रभ है, चकित है। अमेरिकी जो विशेषज्ञ हैं वो परेशान हैं कि ईरान इतने दिनों तक खड़ा कैसे, और खड़ा ही नहीं है, अभी वो लड़ रहा है और 4-6 महीने तक कहीं उसके हार की संभावना दिख नहीं रही है। तो ये अमेरिका के लिए बहुत ही भयानक स्थिति है, ट्रंप के लिए भयानक स्थिति है। और ये बिल्कुल साफ कहा जा सकता है कि ट्रंप ने एक ऐसा जोखिम लिया है जो उनको हर तरफ से भारी पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।